आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, ये इंसानों की नहीं बल्कि पक्षियों की है। पक्षियों में भी खासकर एक ऐसे बड़ी पक्षी की जिसके किस्से और कहानियाँ दुनिया भर में मशहूर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइबेरियन क्रेन नाम के एक पक्षी की, जो साइबेरिया के जंगलात से वहाँ की सर्दी से उड़ारी लेकर हिंदुस्तान के भरतपुर राजस्थान में अपनी जन आबादी को बढ़ाने आते हैं। सभी को मेरी तरफ से राम राम। मैं एकेपी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल बयानकार में। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे और ज़िंदगी की भाग दौड़ में हर दिन खुद को तराश रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। साइबेरिया के जंगलात में आज के मौजूदा हालात के हिसाब से लगभग 3,500 से 4,000 साइबेरियन क्रेन बचे हैं। चेपुक एक नौजवान साइबेरियन क्रेन, अपनी कदकाठी के हिसाब से सुदृढ़ और ताकतवर। जब चेपुक का जन्म हुआ था, उसके 3 साल में जब वह ठीक ठाक उड़ने की क्षमता हासिल कर चुका था, उसके मन में यह सवाल आया था कि एक बार में बिना रुके कितनी दूर तक उड़ान भरी जा सकती है। अमूमन तौर पे यह पक्षी एक दिन में लगभग 350 किलोमीटर की यात्रा बिना रुके कर लेते हैं, लेकिन इनके 9 फीट लंबे पंख इन्हें ये इजाज़त देते हैं कि और दूरी पर ग्लाइड की जा सके। दरअसल पक्षियों का मिलन इंसानों के मिलन के मुकाबले काफ़ी अलग होता है। जब साइबेरियन क्रेन हिंदुस्तान आते हैं, उनका आना और 5,000 किलोमीटर दूर आना एक अविश्वसनीय बात है। चेपुक ने रशिया के ठंडे मौसम से बचकर हिंदुस्तान आने का जब निर्णय लिया, तब उसकी प्रजाति के काफ़ी साथी उड़ान भर चुके थे। देरी न करते हुए चेपुक ने भी उड़ान भरी। वह बहुत खुश था कि उसकी इतनी दूरी तय करने का मौका मिलने वाला था। जब पहली बार उसने छलांग लगाई, तो उसके पंखों की बनावट और उसके साहस ने लगभग सभी को पीछे छोड़ दिया था, और वह रास्ते में बिना रुके सीधा कैस्पियन सी को पार करके, कज़ाकिस्तान को पार करके तुर्कमेनिस्तान पहुंच चुका था। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी दूरी एक बारी में कैसे पूरी हो सकती है। बात यह है कि इन पक्षियों को हवा में ग्लाइड, या यूं कहूं कि हवा में तैरना इस कदर आता है कि यह बिना ऊंचाई को गवाए बहुत लंबा उड़ सकते हैं। और आप सभी ने वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस के बारे में भी पढ़ा होगा। सर्दियों में हिंदुस्तान में बारिश इन्हीं हवाओं के आने से उत्तर पश्चिमी भाग में होती है। चेपुक भी इन्हीं हवाओं में दाखिल हो चुका था। इन्हीं हवाओं में तापमान कहीं ठंडा और कहीं गर्म भी होता है। चेपुक बादलों के बीच में भीग चुका था। उसे बादलों के नीचे जाना था। अगर वह तेजी से नीचे जाता तो उसे आज तुर्कमेनिस्तान में ही रुकना पड़ता, और अगर वह धीरे धीरे नीचे जाता तो बादलों के बीच में उसके बीमार होने का खतरा भी था। उसको मजबूरी में नीचे जाना पड़ा। उसकी पहली उड़ान विफल रही। उसे तुर्कमेनिस्तान में ही रुकना पड़ा। उसके सपने को गहरी ठेस पहुंची, लेकिन प्रकृति का यही नियम है। जब सपने टूटते हैं, तब उस हार को स्वीकार कर दोबारा से लड़ने का हौसला जिंदगी ज़रूर देती है। अब बस उस चरित्र के ऊपर होता है कि वह उस हौसले को बुनता कैसे है। आप सभी को जानकर ज़्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह साइबेरियन क्रेन अक्सर रातों के सफ़र के दौरान हल्के पानी के ठहराव में एक टांग पे खड़े होकर सो जाते हैं, जैसे कोई मनुष्य ध्यान लगाए हुए हो। इसी तरीके से चेपुक जब ऐसे खड़ा होकर सोने लगा, तब सरितो, एक सुंदर सी युवा साइबेरियन क्रेन, कैरी आंखों वाली चेपुक को देख रही थी। उसने चेपुक के बिना रुके वाले इतने लंबे सफ़र की चर्चा सुनी थी। उसके झुंड में यह बातें काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। सरितो चेपुक का सुदृढ़ शरीर की बनावट से आकर्षित भी थी, लेकिन वह आगे से पहल नहीं कर सकती थी। यह पक्षियों के प्राकृतिक नियमों के खिलाफ था। पर सहरी तो चेपुक की मदद भी करना चाहती थी। जब चेपुक बादलों में था, तब ओस की बूंदों की वजह से उसका पूरा शरीर भीग चुका था।
सैरितों ने बिना देरी करते हुए चुपके से उड़ान भरी और एक छोटा सा चक्कर लगाकर नीचे उतरते वक्त चेपुक को हल्की सी टक्कर मार दी, जिसके कारण चेपुक का शरीर ओस की बूंदों से झड़क गया। सैरितों ने धीरे से अपनी गर्दन झुकाते हुए आगे चलने लगी। यह माफ़ी का एक संदेश था, माफ़ी जिसके पीछे अनकही मदद छुपी थी। चेपुक बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा था। अगले दिन की किरणें उसने पूरे तुर्कमेनिस्तान के आसपास के वातावरण को देखा और पूरे झुंड ने उसको उड़ते हुए देखा। वो महीन पंखों के फैलाव को बढ़ाते हुए बिना ऊर्जा गंवाए पलक झपकते ही हिंदुस्तान की तरफ ओझल हो गया। यह सभी पक्षी हिंदुस्तान में प्रजनन के लिए आते हैं। चेपुक भी जब आसमान की ऊंचाई से तुर्कमेनिस्तान के पहाड़, पक्षी और वहाँ के वातावरण को देखते हुए आगे बढ़ रहा था, तब उसको एहसास हुआ कि मंजिल पे तो हर कोई पहुँच जाता है, सफ़र का अपना अलग आनंद है। चेपुक यह सब अपनी पहली उड़ान से सीख रहा था। चेपुक धीरे धीरे अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए राजस्थान के जब ऊपर पहुंचा, तब उसने वह स्तब्ध रह गया। क्योलाडियो नेशनल पार्क में वेटलैंड्स की खूबसूरती और उसके झुंड को उसके हल्के पंख फैलाकर अभिवादन करते देख खुशी के मारे झूम रहा था। इतिहास में पहली बार कोई साइबेरियन क्रेन एक बार रुककर सीधा साइबेरिया से हिंदुस्तान आया था। चेपुक ने हिंदुस्तान की पावन मिट्टी के किस्से बचपन से सुने थे और आज वह उसके ऊपर चल रहा था। पर चेपुक के मन में एक संकल्प ले चुका था, जीवन में एक बार बिना रुके सीधी उड़ान साइबेरिया से हिंदुस्तान। अब बात करते हैं क्योलाडियो नेशनल पार्क। राजस्थान के भरतपुर में है यह पार्क। ये वही भरतपुर है जहाँ महाराजा सूरजमल जाट का राजपाट हुआ करता था। उन्होंने इस प्राकृतिक स्थान को एक मानव निर्माण से संरक्षित किया और यह आज एक रामसर साइट और दुनिया भर के जीव जंतुओं का अड्डा बन चुका है। शाम हो चुकी थी। चेपुक थक चुका था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। शाम की सूरज की किरणें जब उसके पंखों पर गिर रही थी, मानो सभी उसको गोल्डन फेदर क्रेन पुकार रहे थे। वो हीरो बन चुका था। अब हीरो यहाँ था तो हीरोइन कैसे रह जाती? सैरितो ने सोचा, जब आज उनकी प्रजाति का एक रिकॉर्ड टूटा है तो एक प्रथा और टूटनी चाहिए। एक छोटी सी झील के बीच चेपुक सूरज को निहार रहा था। वो मन ही मन उस टकराने वाली क्रेन वाली रात को भूल नहीं पाया था। इतने में टकराने वाली पीछे से उसके बगल में आकर खड़ी हो गई और धीरे से अपने पंख खोल चेपुक को अभिवादन किया। चेपुक हैरान हुआ। उनकी प्रजाति की सभी मादाएं अचंभित हुई। चेपुक ने तुरंत एक पैर पे खड़े होकर गर्दन को पीछे दबाते हुए दिल बना दिया। सैरितों ने भी बिना देरी करते हुए उसकी चोंच भिड़ा दी और दिल बन चुका था। दोनों एक हो चुके थे। उस मंद ठंडी हवा में एक झील के बीचों बीच एक पैर पर दोनों खड़े होकर एक हो रहे थे। ज़रा सोचिए क्या नज़ारा रहा होगा। दरअसल प्रकृति का यही नियम है। कुछ समय के बाद सैरितो और चेपुक अगले दिन की सुबह धुंध छटने के बाद एक साथ उड़ान भरते हैं। चेपुक को यह एहसास होता है कि अब वह अकेला नहीं है। उसने बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। सैरितो उसका पूरा साथ देती है। रास्ते में हर एक देश की प्राकृतिक जगहों पर रुकना और आनंद लेना। चेपुक को यह एहसास हुआ कि अकेले उड़ने से बेहतर यह सफ़र भी है। वह खुश था, उसके जीवन साथी मिल चुकी थी। दोनों ने कई मौसमों को देखकर आनंद लेते हुए लगभग 3 से 4 हफ्तों में साइबेरिया पहुंच गए। अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आप सभी को याद होगा कि चेपुक तुर्कमेनिस्तान के बादलों के बीच भीग चुका था और सैरितो ने उसे झड़का कर बचाया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वापस पहुंचकर चेपुक ने महसूस किया कि उसके पंख अब पूरे खुलते वक्त दर्द कर रहे हैं। दरअसल पक्षियों के पंख काफ़ी नाजुक होते हैं और उन्हें बहुत संभल कर चलना होता है।
आने वाले कई सालों तक चेपुक सैरितो तो कभी अकेला ही पूरा सफ़र एक बार में करने को सोच कर निकलता था, लेकिन वह कभी सफल ना हो पाया। कभी मौसम, कभी उसके पंख उसका पूरा साथ न दे पाते। विफलताओं के दौर में सुखपाक का जन्म हुआ, उनका बेटा। बचपन से ही सुखपाक काफ़ी कमज़ोर सा था। सभी उसका मजाक उड़ाते थे कि बाप के मुकाबले बेटा किसी काम का नहीं, यह तो उड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन सुखपाक अपने पिताजी चेपुक के किस्से काफ़ी बार अपनी माँ से सुनकर प्रेरित होता रहता था। जब वह उड़ने लायक हुआ तो चेपुक ने सुखपाक से कहा, चल बेटा, सभी को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। दोनों ने उड़ान भरी। कुछ देर के बाद सुखपाक हवा में लड़खड़ाने लगा और नीचे जाने लगा। तभी उसके पिताजी को भय हुआ, लेकिन सुखपाक दिमाग से तेज़ था। जब वह नीचे जाने लगा तब उसकी तेज़ गति हो गई और उसी गति का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचा और पंख फैलाकर अपने पिताजी से ऊपर चला गया। चेपुक यह देखकर हैरान हो गया कि यह कारनामा इतनी तेज़ हवा में मेरे बेटे ने कैसे कर दिखाया। धीरे धीरे पौष्टिक आहार और सकारात्मक मानसिकता के साथ बड़ा होने लगा। वह ज्ञान से भी भरपूर तेज़ बनता जा रहा था। जब वह अपने पिताजी के साथ सीधी उड़ान के किस्से सुन चुका था तो उसका लक्ष्य निर्धारित हो चुका था। वह के शरीर की बनावट अब उनकी प्रजाति के उच्चतम मर्दों में होने लगी थी, पर अब भी किसी ने उसके करतब न देखे थे, न उन्हें कोई अंदाज़ा था कि सुखपाक की काबिलियत क्या है। आखिरकार कुछ समय के बाद वह समय आया जब सुखपाक को खुद को साबित करना था। दरअसल मनुष्यों के समाज में भी यह बात जग जाहिर है, बाप का लक्ष्य बेटे पर कभी न कभी आ ही जाता है। सुखपाक बनावट में ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन सहने की शक्ति और अपने दिमाग को तेज़ तर्रार बना चुका था। उधर चेपुक की हालत भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। शायद सुखपाक को यह कर दिखाने का सिर्फ एक ही सर्दी थी। सुखपाक की आंखों में संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। सूरज की पहली किरण के साथ अपनी माँ को गर्दन से स्नेह करके सुखपाक ने छलांग लगा दी और छलांग लगाने के बाद सीधा तुर्कमेनिस्तान के उसी मौसम, उन्हीं बादलों के बीच पहले ही पारी में पहुंच गया। तुर्कमेनिस्तान के ऊपर जैसे ही सुखपाक पहुंचा, उस बिगड़ते मौसम को देखकर वह भी एक बार घबरा गया, पर इस बार उसने कुछ नया कर दिखाया। वह बादलों के ऊपर जाने का फैसला किया। जब वह बादलों के ऊपर गया तब उसको नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस गिड़ बस गरजने की आवाज़ें उसको तेज़ी से सुनाई दे रही थी। उसने ज़िंदगी में जो सुना था वो पहली बार महसूस कर रहा था, लेकिन बादलों के ऊपर वह सुरक्षित रह गया। इसका एक दुष्परिणाम भी हुआ। वह रास्ते से डगमगा गया और पाकिस्तान की तरफ जाने के बजाय वह अरब सागर की तरफ चला गया। उसको जब एहसास हुआ तो वापसी में मुड़ने के लिए जब वह अफ़गानिस्तान की तरफ गया तो वहाँ लो प्रेशर की वजह से उसको ग्लाइड करने में दिक्कतें आने लगी। उसको धीरे धीरे नीचे उतरना पड़ा। उनकी प्रजाति में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला सुखपाक बन चुका था। कोई उस तक पहुंचा ही नहीं था। उसके साथी जब अफ़गानिस्तान के ऊपर से गुजर रहे थे तब सुखपाक अकेला एक सूखे पेड़ के बगल में खड़ा हिंदुस्तान की तरफ देख रहा था। उसकी पलटन के सभी बाकी क्रेन हैरान थे। सुखपाक के लिए इज्जत बढ़ चुकी थी। सभी ने तो पाकिस्तान में रुकना था, लेकिन सुखपाक को अब सीधा हिंदुस्तान। इधर तो सुखपाक हिंदुस्तान के शाम के ढलते सूरज को सलाम कर रहा था, उधर चेपुक शाम के ढलते सूरज के साथ दुनिया को अलविदा कह चुका था। सुखपाक इन सब से अनजान अपने पिताजी के उसी झील में खड़ा सूरज को निहार रहा था। उसकी प्रजाति के सभी पक्षी उसको गर्दन झुकाकर अभिवादन कर रहे थे, मानो चेपुक का दौर आज फिर से एक बार दोहराया गया हो। सभी नतमस्तक थे सुखपाक के सामने। उसने भले ही एक बार में सफ़र पूरा ना किया हो,
लेकिन उसने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने न किया था। सुकपाक तुर्कमेनिस्तान के किले को भेद चुका था। वापसी में सुकपाक आराम से गया। उसने हिंदुस्तान में किसी मादा को रिझाने की कोशिश नहीं की, जबकि उसके इर्द गिर्द कई मादाओं का घूमना और टोली मारना जारी रहता था। साइबेरिया पहुंचकर जब उसने चेपुक के बारे में पता चला, तब एक बाप के जाने के बाद जो दुख होता है, सुकपाक को भी हुआ। लड़के अपने पिताजी के जाने का गम जैसे तैसे बर्दाश्त, लेकिन उनके पीछे से जब पिता का निधन होता है और वह उनसे मिल भी नहीं पाते, तो उस गम को वह सारी जिंदगी अपने दिल में संभाल कर रखते हैं। सर्दी आने से पहले सुखपाक ने अपनी माँ सहरोती से कहा, माँ, दुनिया में लोग गुरु दक्षिणा देते हैं, मैं बाप दक्षिणा देने जा रहा हूँ। ये उड़ान या तो सफल होगी या मेरा शरीर किसी जंगलात में पड़ा होगा। बस इतना कहते ही सुखपाक ने आक्रोश से भरी आंखों के साथ उड़ान भरी। इस बार वो पूरी टोली से सबसे आखिर में उड़ा। वो चाहता था कि जो वह करने जा रहा है उसके गवाह पूरा समाज बने। साइबेरिया के जंगलात से होते हुए रशिया के चेचन्या, कैस्पियन सी, कजाकिस्तान और फिर तुर्कमेनिस्तान आ गया। सुकपाक ने वही किया। बादलों के ऊपर से पूरा तुर्कमेनिस्तान नाप दिया। जब बादल छट गए और अफ़गानिस्तान आया, अफ़गानिस्तान में लो प्रेशर से हवा बिल्कुल न होने का अंदाज़ा सुकपाक को भली भांति था। इसलिए बादल छटने से पहले वह बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर जा चुका था और इस बार उसकी टोली वाले अफ़गानिस्तान के उसी सूखे पेड़ के बगल में खड़े होकर सुकपाक को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहाँ दिखने वाला था। उन सभी की मदद आसमान में उड़ने वाले बाजों ने मिलकर की। उसकी टोली वालों ने देखा कि उनकी ऊंचाई से बाजों की ऊंचाई और बाजों की ऊंचाई से सुकपाक की ऊंचाई बराबर थी। ये मंजर साइबेरियन क्रेन के पूरे जनजाति के अस्तित्व में पहली बार हो रहा था। सुकपाक का यह करना सुकपाक का यह कारनामा देख अफ़गानिस्तान के बाजों ने भी सलाम किया और उसे हिंदुस्तान तक छोड़ने आए। बाजों ने तो यहाँ तक किया कि अब वह अक्सर हिंदुस्तान के केवलाडियो नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान में आते जाते रहते हैं और उसी झील में सुकपाक पहुंच चुका था। लेकिन वह नीचे नहीं उतरा, शाम होने का इंतज़ार किया। फिर उसी झील में जब कदम डाले तो एक तेज़ हवा के झोंके ने उसे छू लिया, जैसे चेपुक ने उसे शाबाशी दी हो। सुकपाक की दाहिनी आंख से एक बूंद आंसू झील में गिर गया, लेकिन उसकी गर्दन शान से ढलते सूरज को निहार रही थी। सुकपाक अपने पिताजी को बाप दक्षिणा दे चुका था। इतने में ही उसकी टोली वाले एक एक करके झील के अंदर आकर उसके सामने नतमस्तक हो रहे थे। उसको द ग्रेट सुकपाक होने का एहसास दिला रहे थे। ये वही पक्षी थे जो उसका मजाक उड़ाया करते थे, आज उसी के सामने नतमस्तक थे। मैं तो आखिर में यही कहूँगा, जो मन में एक बार ठान लेता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है, धैर्य से चलता है, वह अपने लक्ष्य को पा ही लेता है। आप सभी का धन्यवाद। मैं आपका अपना एकेपी फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।